हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजलवाल एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस आप तक लेके आते हैं। फ्रेंड्स, अब तक के हमारे वीडियोस में हमने आपको सॉइल में पाए जाने वाले डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल की माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में आपको बताया। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट। आज हम बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट क्या होता है, डेफिशिएंसी, सफिशिएंसी एंड टॉक्सिक स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देन व्हाट आर दी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का क्या क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को कैटेगरी वाइज किस प्रकार से डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जब भी कोई बात आती है तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट। So, a nutrient element is the chemical compound that is required for the life cycle of either organisms or the plants, and its relative deficiency produces the specific deficiency symptoms. तो दोस्तों, यदि आपसे न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज द केमिकल कंपाउंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप। Nutrient element is the chemical compound that is required for the life cycle, either organisms or the plants हो, उनके life cycle को complete करने के लिए required होता है, and the relative deficiency produces the specific deficiency symptoms, and these deficiency symptoms can be relieved by the supply of that particular nutrient element. Now, depending on the availability of the nutrients, they are classified as the deficient, sufficient or the toxic level based on their availability. So first of all, we will discuss about the nutrient deficiency. So a nutrient element is considered as deficient when it is so low that it severely limits the growth and produces the characteristic deficiency symptoms. यानी कि nutrient content को डेफिशिएंट कब माना जाएगा? तो ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज कंसिडर्ड डेफिशिएंट व्हेन इसका जो कंसंट्रेशन है इट इज सो लो दैट इट सीवियरली लिमिट द ग्रोथ, आइदर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको ये सीवियरली अफेक्ट करेगा, एंड इट प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो ये थी व्हाट इज द डेफिशिएंसी। नाउ कमिंग टू द सफिशिएंट लेवल। So when the range of nutrient content in the plants or the organisms associated with the optimal growth and crop yield is called the sufficient। यानी कि जो न्यूट्रिएंट है वो इतनी मात्रा में अवेलेबल है कि वो जो है प्लांट्स की और ऑर्गेनिजम्स की ऑप्टिमल ग्रोथ के साथ में रिलेटेड होते हैं और क्रॉप यील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सफिशिएंट कहलाते हैं। द थर्ड लेवल इज द टॉक्सिक लेवल। तो टॉक्सिक लेवल कब कहलाएगा? When the concentration of a plant nutrient rises too high to cause the significant growth reduction is known as the toxic level। तो दोस्तों, ये न्यूट्रिएंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, एंड देन अब हमने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इनटू द सॉइल और द इन द प्लांट्स और द ऑर्गेनिजम्स। सो द नेक्स्ट वन इज द available nutrient, and the term available nutrient was given by the Bray in 1948, and as per the Bray, the available form of a nutrient is that fraction of a particular nutrient whose variation in amount is responsible for significant changes in yield and response। यानी कि ये डेफिनेशन आपको अवेलेबल न्यूट्रिएंट की लिखनी है। एज पर दिस डेफिनेशन, the available form of nutrient is that particular fraction of a particular nutrient whose variation in amount, यानी कि जिसके अमाउंट में वेरिएशन से you can see the significant changes in the yield and response। The next one is the functional nutrient, and the term functional nutrient
was given by the Nicholas in 1961. ये कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर. If the students they are preparing for different competitive examinations or as well as the जो हमारे यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें ये कई बार पूछा जाता है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म वाज गिवन बाय निकोलस इन 1961. So as per Nicholas 1961, the functional nutrient is the nutrient element that plays a role in plant metabolism, whether or not that role is specific or the indispensable. यानी कि जो न्यूट्रिएंट फंक्शनल एलिमेंट में मींस दे प्ले ए रोल इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म, बट that role is specific or not or indispensable, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, but they play an important role in the plant metabolism. The next one is the nutrient content. कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में, what is the nutrient content? So the concentration of a nutrient or its amount per unit weight of a plant tissue is called as the nutrient content. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एलिमेंट की कंसंट्रेशन पर यूनिट वेट ऑफ ए प्लांट टिश्यू इज नोन एज द न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज द आइदर इन परसेंटेज और इन द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर. नाउ नेक्स्ट वन इज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. एंड व्हाट इज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट एलिमेंट नीडेड बाय द प्लांट विदाउट विच it will not be able to survive are called as the essential nutrient. यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही कंपलसरी होते हैं और इनकी एब्सेंस में द प्लांट कैन नॉट सर्वाइव और इट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज नोन एज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया इसेंशियल, व्हाट इज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. यार जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इसेंशियली फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड ए प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन एब्सेंस ऑफ दीज पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का आप कैसे डिसीजन लेंगे कि दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी कॉल्ड एज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सो टू कैटेगराइज द essentiality of the nutrient, the criteria of essentiality was given by the Arnon and Stout in 1939. So the Arnon and Stout, they gave the 3 criteria of the essentiality. So the first criteria is the deficiency of an essential nutrient element makes it impossible for the plant to complete the vegetative or the reproductive stage of life cycle. मैंने जैसा बताया था आपको, essential nutrients के लिए plant cannot complete its life cycle in absence of the essential nutrient. So in the first criteria of the essentiality, the deficiency of an essential nutrient element makes it impossible for the plants to complete its vegetative or the reproductive stages of the life cycle. यानी कि plant cannot complete its life cycle in absence of the essential nutrient. The second criteria of essentiality is the deficiency of an essential nutrient is specific to the nutrient element. यानी कि जो deficiency symptoms है of the essential nutrient, they are the created specific deficiency symptoms are created by that particular nutrient element and can be prevented or corrected by that particular element. Means जो deficiency symptoms create होते हैं in the absence of the essential nutrient, they are specific and can be corrected by that particular nutrient element only. And the third and last criteria of essentiality is the element is involved directly in nutrition and metabolism of the plant and have a direct influence on the plant apart from the possible effect in correcting some microbiological or chemical conditions of the soil or the other culture medium in which the nutrients are supplied. Means these nutrients are directly involved in the nutrition and metabolism of the plant and they have the effect on the possible effect on the correcting some microbiological or chemical conditions when you are applying the nutrients in any soil or the medium in which you are growing the plant. They have the some characteristics influence on the microbiological or chemical condition of that particular soil.
So these are the essential criteria of essentiality, and based on these criteria of essentiality, 17 nutrient elements have been categorized as the essential nutrients. Now, these 17 essential nutrients have been further categorized into the macronutrients and into the micronutrients. So, the macronutrients, they have been further divided into the primary nutrient and secondary nutrients. So, we will discuss one by one. So, among the macronutrients, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. These nine nutrients have been categorized into the category of the macronutrients. अब इनमें क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these three nutrients are taken up from the air and the water. Do they have been categorized into the primary nutrients or in the macronutrients? But they have been taken by the plants from the air and the water. So they are taken as the either carbon dioxide, the hydrogen is taken up as the water from in the form of H2O, and oxygen is taken up as the form of H2O or the oxygen. Now carbon की जो concentration होती है plant tissue में, that is in 45%. Oxygen is found as the 6%. Sorry, hydrogen is found as the 6% and oxygen is found in the 45%. Therefore, 90 to 95% of the plant tissue is made up of by these three carbon, hydrogen and oxygen elements. यानी कि 90 से 95% of the plant tissue part जो होता है, that is made up by these three elements. Further जो हमारे macronutrients होते हैं, they have been further categorized as the primary and secondary nutrients. So इनको primary nutrient category में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं. तो नाइट्रोजन प्लांट्स के द्वारा either ammonical फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में लिया जाता है. The phosphorus is taken up as the H2PO4 ions or the HPO4 ions, and potassium is taken up as the potassium ions. And the concentration of nitrogen in plant tissue is found as 1.5%, phosphorus is found as 0.2% and potassium is found as the 1%. ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाते हैं, the plant available form of these nutrient elements and the concentration of these nutrient element in the plant tissue. And the secondary nutrients are the calcium, magnesium and sulfur. So calcium is taken up as the calcium ions, magnesium is taken up as magnesium ions and sulfur is taken up as the sulfate ions. And the concentration of these secondary nutrients in the plant tissue is calcium की 0.5% concentration is found, for magnesium is found as 0.2% and sulfur is found as the 0.1%. Now these nutrients, why they have been categorized as the primary and secondary nutrients? So nitrogen, phosphorus and potassium is categorized as primary nutrient because they are required in the large quantity as well as they are supplied by the direct fertilizers. यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को हमने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्यों कहा? एक तो इनकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है एंड सेकंड पॉइंट इज द डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स के थ्रू दे आर सप्लाइड. यानी कि नाइट्रोजन जैसे हमारा यूरिया के थ्रू, डीएपी के थ्रू, अमोनियम सल्फेट के थ्रू, इस तरह के इसके डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स आते हैं. फास्फोरस जो होता है वो हमारा डीएपी एंड सुपर फॉस्फेट के द्वारा सप्लाई किया जाता है. पोटेशियम जो होता है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश के थ्रू सप्लाई किया जाता है. सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को हम सेकेंडरी क्यों कहते हैं? बिकॉज एक तो इनकी क्वांटिटी जो होती है वो कम मात्रा में चाहिए होता है, इनके लोकलाइज्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, और जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट के जो सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू ये सप्लाई कर दिए जाते हैं. मींस व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस सिंगल सुपर फॉस्फेट इनटू द सॉइल, यू विल आल्सो सप्लाई द सल्फर अलोंग विद द फॉस्फोरस. तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. तो दे आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब हम आपको बताएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में. We discussed about the macronutrients. Now we will discuss about the micronutrients. So the micronutrient, they have been categorized as the metallic elements and the non-metallic elements. And among the metallic elements, iron, copper, zinc,
manganese and nickel. These 5 elements have been categorized into the metallic micronutrients, and iron is taken up by the plants as the Fe2 ions, the copper is taken up as the copper 2+ ions, zinc ions, and the manganese ions and nickel ions. And the plant available forms in the of these micronutrients, metallic micronutrients, is the iron 100 milligram per kg के रूप में, यानी कि you can say it's the ppm. ppm भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आयरन जो होता है वो 100 ppm तक पाया जाता है, कॉपर इज फाउंड एज 6 ppm, the zinc is 20 ppm, manganese is 20 ppm, nickel is found as the 0.1 ppm. यानी कि सोचिए आप 0.1 ppm is sufficient for the plant growth. Now the next category is the non-metallic micronutrients, and among the non-metallic micronutrients there are 3 nutrient elements. They are the boron, molybdenum and chlorine. And the boron is taken up by the plants as the HbO3 2- ions or the BO3 3- ions, and molybdenum is taken up as the MoO4 2- ions, and chlorine is taken up as chlorine -1 ions. And the concentration of the boron in plant available tissues is the 20 milligrams, molybdenum का जो concentration 0.1 milligram, and chlorine is 100 milligram. So friends, these are the 17 essential nutrients, and these 17 essential nutrients, they are categorized into 2 categories, that is the macronutrient and second one is the micronutrient. The macronutrient की अगर हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम and calcium, magnesium and sulfur, they are categorized as the macronutrient. And further, these macronutrients are categorized into the primary nutrients and the secondary nutrients. So primary nutrient की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस and potassium, they have been categorized into the primary nutrients, and calcium, magnesium and sulfur, they have been categorized into the secondary nutrients. And the micronutrient, the category of micronutrient is the iron, copper, zinc, manganese and nickel, boron, molybdenum and chlorine. These 7 elements have been categorized into the micronutrients, and further these micronutrients, they have been categorized into the metallic micronutrient and non-metallic micronutrients. And among the metallic micronutrients, iron, copper, zinc, manganese and nickel, these 5 elements have been categorized. And into the non-metallic category, boron, molybdenum and chlorine has been categorized. So friends, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया अबाउट द मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स, यानी कि हमने आपको बताया व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट, देन व्हाट इज द न्यूट्रिएंट कंटेंट, then what is the essential nutrient content, criteria of essentiality क्या होता है, and based on the criteria of essentiality कितने न्यूट्रिएंट्स को essential nutrients की कैटेगरी में रखा गया है। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों एक अगले वीडियो में जो उपयोगी होगा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट फार्मर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।